आप देख रहे हैं पीसमेकर सीजन 2 के फिनाले का ब्रेकडाउन वीडियो, जहां जेम्स गन ने एपिसोड को लेकर बहुत हाइप बनाया था और निकला फुस। पर क्या एपिसोड ने डिसअपॉइंट किया? नहीं, जेम्स गन के फेंकने की आदत ने डिसअपॉइंट किया है। फेंकता है। पर मार्वल के भगवान डेडपूल का क्या कनेक्शन है ₹5 वाले पीसमेकर के साथ, सब बताएंगे आपको। एपिसोड बिना देख के वीडियो मत देखना, क्योंकि इस वीडियो में स्पॉयलर्स का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए एज अ स्पॉइलर वार्निंग बजा देता हूँ स्पॉइलर अलर्ट घंटी। साथ ही पूरे सीजन का रेटिंग भी मिलेगा आपको इस वीडियो में। पर पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल, जो प्लेटफॉर्म है MCU, DC और फिल्मों की हर खबर का। जस्ट अ रिव्यू। जेम्स गन एक बेहतरीन फिल्म मेकर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जब ऐसा फिल्म मेकर अपने आने वाले प्रोजेक्ट को लेकर इतना हाइप बनाता है, खासकर आखिर के 3 एपिसोड को लेकर, जैसे कि पूरा DC हिल जाएगा और दिखने वाला एक बड़ा कैमियो आखिरी एपिसोड में ऐसा कुछ बोलता है, सबको चौंका देगा वो कैमियो, तो एक्सपेक्टेशन बड़ा होना ही था। तो अपने इस पीसमेकर के आखिरी 3 एपिसोड को ओवर हाइप गन बाबू ने ही किया था, और फिर आखिर में आता है वो फाइनल एपिसोड, और फिर आप सोचते हैं ये क्या है? ऐसा कोई दुनिया हिला देने वाला चीज नहीं हुई इस फिनाले में। हाँ, आने वाली फिल्म मैन ऑफ टुमारो को सेटअप कर रही है, पर कोई बड़ा कैमियो इस एपिसोड में देखने को नहीं मिला। सिर्फ मिलता है मायूसी और कंफ्यूजन। गन साहब, यही चाहिए था ना आपको? I have problem! पर एपिसोड अच्छा है, बहुत अच्छा है। फेकू गन ने कुछ ज्यादा ही हाइप बना दिया था, उस हाइप में डूब गया ये ब्रिलियंट एपिसोड। तो विदाउट एक्सपेक्टेशन देखो, हंसाएगी भी रुलाएगी भी ये एपिसोड। कुछ छुटपुट किरदारों के कैमियोज हैं, पर सबसे पहले बात करते हैं इस एपिसोड की ओपनिंग शॉट की, जहां दिखता है बिग बेली बर्गर, DC कॉमिक्स से एक बर्गर जॉइंट जो सुपरमैन मूवी में भी दिख चुका है। यहाँ बैठे दिखते हैं क्रिस और अमेलिया अपनी नजदीकियों को बढ़ाते हुए, जहाँ क्रिस 1999 के हार्डकोर सुपरस्टार का गाना समवन स्पेशल अपने बेसुरे आवाज में गाता है और कहता है अगर मोजार्ट का जन्म इस सदी में होता तो वो भी यही गाना गाता। मोजार्ट था एक 1750s में बॉर्न लेजेंडरी म्यूजिशियन का नाम। वही अमेलिया यही लोएटा के उस मूव को क्रिटिसाइज करती है, जहाँ उसने अपनी माँ अमेंडा वॉलर के कारनामों को सबके सामने उजागर कर दिया था सीजन 1 के आखिरी पलों में। बिग बेली बर्गर में लिखा आता है बिग बेलीज वेलकम्स चीज बर्गर और बेली फ्राइज। भूख लग गई मुझे ये सुन के। तो वो दोनों पहुंच जाते हैं एक मेले में, जहाँ दिखता है ये चित्र जो दर्शा रहा है सन मून पैनल पैटर्न को, और फिर लिखा आता है एक बोर्ड में फीचरिंग इंटरनेशनल सुपरस्टार नेल्सन, और तब आता है इस एपिसोड का फुल नाम। फुल नेल्सन की नाम क्यों है? क्योंकि इस एपिसोड में कैमियो करते हैं रियल लाइफ नेल्सन बैंड सिंगर्स मैथ्यू और गुनर नेल्सन, जो थे 1990s के एक मेटल रॉक बैंड। और इसी सीन में उनका गाना भी सुनाई देता है, जिसके बोल हैं टू गेट बैक टू यू। बड़ा रोमांटिक गाना है। वैसे सीन में एड्रियन क्रिस के लिए क्या फील करता है वो भी कंफर्म किया गया है। वो उसे अपने बड़ा भाई मानता है, दोनों में कोई प्यार नहीं है जो अटकल इंटरनेट में चल रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। गन ने कंफर्म किया। इस सीन में समझ में आया कि नहीं? अच्छा, ठीक है। अच्छा, पिछले एपिसोड से स्टीफन ब्लैकहार्ट एज सिडनी हैपर्सन, लेक्स का चेला फ्रैंक ग्रिलो एज रिक फ्लैग सीनियर के साथ काम करते हुए दिखता है। लेक्स की कंट्रोल सेंटर में, जो भी पिछले एपिसोड में देखने को मिला था, और सुपरमैन मूवी में भी। यहाँ लेक्स के दूसरे असिस्टेंट को-वर्कर्स भी दिखते हैं, जो सुपरमैन मूवी में दिख चुके हैं। टेरेंस ऑशमोर, जिन्होंने उस फिल्म में निभाया था ओटिस का किरदार, कॉमिक्स में ओटिस था लेक्स का बॉडीगार्ड और असिस्टेंट, जो कई सारे फिल्म टीवी इटरेशन में दिख चुका है लेक्स के किरदार के साथ। सुपरमैन फिल्म में भी वो लेक्स का इमीडिएट असिस्टेंट था। नताशा हैलेवी जो निभाती है एमेंडा मॉकॉय का किरदार, जो कॉमिक्स में थी एक और साइंटिस्ट जो लेक्स के साथ काम करती थी। और आखिर में बॉनी डिसिपोलो जो निभाती है एली जोसेफ का किरदार, वो भी थी एक और एम्प्लॉय जो लेक्स के लिए काम करती थी कॉमिक्स में, और सुपरमैन फिल्म में भी दिख चुकी है। क्योंकि सारे लेक्स के आदमी थे, तो लेक्स इस एपिसोड में कई बार मेंशन होता है। और एक चिट्ठी भी लिखता है वो अपने नए बेस्ट फ्रेंड रिक फ्लैग सीनियर को, जहां उसने लिखा है रिक लुक्स प्रॉमिसिंग, कांट वेट टू सी व्हाट्स नेक्स्ट। तो क्या प्रॉमिसिंग लगा लेक्स को एक्चुअली? रिक आर्गस एजेंट्स को सूट और ऑक्सीजन मास्क पहना के क्वांटम फोल्डिंग चेंबर में जो सारे दरवाजे हैं, जो अलग अलग दुनिया के रास्ते हैं, उन दरवाजों को खुलवाता है ताकि उसे कुछ मिले, जिस पर हम बाद में बात करेंगे। इसी कॉन्टेक्स्ट में लैंगस्टन मोथरा पर रेफरेंस देता है, जो एक जायंट कीड़ा या फिर काइजू है जो गॉडजिला के फिल्मों की दुनिया से आता है। एमेलिया और सारे आर्गस एजेंट्स को सबसे पहले मिलता है कैंडीलैंड टाइप एक दुनिया, जहाँ रहते हैं राक्षसी छोटे छोटे इंटरडिमेंशनल इम्प्स। इस लाल रंग दुनिया को देख के एलिस इन वंडरलैंड मूवी की याद आ जाती है। ये भरी है बड़ी बड़ी लॉलीपॉप्स और कैंडीज के साथ। वैसे सीजन 2 एपिसोड 1 में ऑल्टरनेट ऑगी स्मिथ ने इस दुनिया पर रेफर किया था। ऑल्टरनेट क्रिस इस दुनिया में फंस गया था बचपन में, और ऐसे इम्स को उनकी दुनिया में लेकर आ गया था छोटा ऑल्टरनेट क्रिस। What the hell you call them things? Imps. Imps. Crispers rummaging around the Munchkin dimension 8 doors down.
जॉन इकोनॉमस फिर से रेफर करता है मेट्रोपोलिस रिफ्ट पर, जो सुपरमैन मूवी में हुआ था जब लेक्स ने क्रिएट किया था एक पॉकेट डिमेंशन, जिसकी वजह से मेट्रोपोलिस में हो गया था एक इंटरडिमेंशनल रिफ्ट जिसने ऑलमोस्ट सब बर्बाद कर दिया था। ब्रिलियंट फ्रेडी स्ट्रोमा का किरदार फिर से अपने गोडाउन में रखे हुए पैसे को कहता है ब्लड मनी, जो एक्चुअली रेफरेंस है 2017 की जॉन कुजैक की एक्शन मूवी का नाम, और एक और 2012 की एक्शन का नाम भी यही था। कुछ खास फिल्में नहीं थी वो, पर गन को ऐसी फिल्में काफी पसंद आती है। इस सीन में प्रिजन ब्रेक पर फिर रेफरेंस किया जाता है, जो एक प्रचलित टीवी सीरीज थी जो 6 सीजन तक चली थी। एजेंट के पैसे से वो लोग क्रिस को छुड़ा लेते हैं, पर क्रिस इगली को लेकर वहां से चला जाता है। जब बाकी के 11th स्ट्रीट किड स्टीव एगी के किरदार जॉन इकोनॉमस को कन्फ्रंट करते हैं, जॉन कहता है ये What was I gonna do? Tackle him? पर विजिलेंटे का जवाब था ये, Yeah, of course! और यही विजिलेंटे करता है क्रिस को एक और सीन में जब सब लोग क्रिस को कन्फ्रंट करने आते हैं। स्टील पैंथर नाम की बैंड का एक गाना बजता है और दिखता है एक लंबा सा मॉन्टाज सीन जहां कुछ और प्लेनेट देखने को मिलते हैं। एक में कंकाल है बड़े बड़े जो दिखते हैं बिल्कुल हेल जैसा। क्या ये डीसीयू का हेल है? इसके बाद एक ज़ॉम्बी प्लेनेट भी दिखता है। हमने रिसेंटली मार्वल को देखा था अपनी दुनिया के ज़ॉम्बीज को दिखाते हुए एनिमेटेड सीरीज मार्वल ज़ॉम्बीज में। अब डीसीयू की बारी है। क्या गन यहाँ डिसीज नाम की कॉमिक बुक रन को टीज कर रहे हैं? कॉमिक्स में इस सीरीज का फोकस था ज़ॉम्बीज। ये सीरीज जिसकी शुरुआत हुई थी 2019 में, जहाँ एक्सप्लोर किया गया था क्या होता जब एंटी लाइफ इक्वेशन के करप्टेड वर्जन की वजह से उस दुनिया के लोग और सुपर हीरो ज़ॉम्बी बन जाते। क्या इस एपिसोड में दिखाया ये दुनिया उसी दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहा है? वैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट में जेम्स गन ने कंफर्म किया एक इंटरव्यू में कि इनमें से एक दरवाजे में दिखता फॉक्स का शैतान और एमसीयू का मसाया डेडपूल। हाँ, गन ने कंफर्म किया है कि वो चाहते थे कि डेडपूल एक कैमियो करते इस आखिरी एपिसोड में, और वो दिखते एक ऑल्टरनेट डिमेंशन के दरवाजे के पीछे। रायन रेनल्ड्स जो डेडपूल का किरदार भी निभाते हैं, उनसे भी बात हो चुकी थी और रायन थे बहुत एक्साइटेड, पर क्योंकि लीगल प्रोसेस काफी लंबा हो जाता क्योंकि डेडपूल मार्वल का किरदार है तो इसे शायद ड्रॉप कर दिया गया। पर अगर ये होता तो फिर ये पहला डीसी एमसीयू क्रॉसओवर होता और फैंस हो जाते सुपर एक्साइटेड। फाइनली उनको मिलता है ये जगह जो शांत है, जो एमिलिया जाके रिपोर्ट करती है रिक सीनियर को, जो इस सीन में रिक और एमिलिया के पहले मीटिंग पर रेफरेंस देती है। You wanted me to call you Rick, not General. Yeah, right. And yet you can't remember to call me Rick. इस जगह को रिक बुलाता है सैल्वेशन लैंड, जहां उसका प्लान है डेंजरस मेटा ह्यूमंस को वहां पर रखना एज अ जेल, और वो रिक क्वांटम जंपर से उनको डालेगा वहां पर। ये पूरा सैल्वेशन वाला ट्रैक सैल्वेशन रन नाम की 2007 से 8 की लिमिटेड कॉमिक बुक इश्यू से लिया हुआ है, जहां उस कॉमिक बुक रन में अमेंडा वॉलर और रिक ने ही ऐसा कुछ किया था। डेंजरस मेटा ह्यूमंस जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, उनको उन्होंने सैल्वेशन लैंड नाम की दुनिया में डाल दिया था। और ये प्लेनेट उतना भी सेफ नहीं है जैसे दिखता है, क्योंकि यहाँ थे बहुत सारे डेंजरस बीस्ट और डेडली टेक्नोलॉजीज का हिंट, जिसका हिंट इस एपिसोड के आखिरी पलों में मिलता है जब पीसमेकर सुनता है किसी बीस्ट की गुर्राने की आवाज। इस प्लेनेट में कॉमिक्स में विलेंस को भेजा जाता था ताकि वो लोग चुपचाप रहे या फिर मर जाए। अब यही पीसमेकर को भी झेलना पड़ेगा क्योंकि रिक ने उसे डाल दिया है इस डेंजरस प्लेनेट में। रिक अपने सैल्वेशन लैंड के प्रेजेंटेशन देता है सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जनरल मोरी के सामने। जेम्स हिरोकी लियो अपने सुपरमैन वाले रोल को रिप्राइज करते हुए इस सीन में सुपरमैन के इस सीन पर भी मोरी रेफरेंस देता है, जहां लेक्स ने ऐसा कुछ प्रेजेंटेशन दिया था और रिक ने किया था उसे अपोज। अब रिक बदल गया है, इसी से समझ में आता है। इस सीन में रिक बेल रीफ और बैटम के गौतम के आर्कम प्रिजन पर रेफरेंस देता है कि ये जेल अब मेटा ह्यूमंस को रखने के लिए सेफ नहीं है, जो एक्चुअली उस सीन पर रेफरेंस है इसी सीजन का, जहां रिक देख रहा था एक न्यूज रिपोर्ट जहां बताया जा रहा था कि मेटा ह्यूमंस इन जेलों से निकल रहे हैं। तो तब से गन बाबू सैल्वेशन लैंड को सेटअप कर रहे हैं। एक छोटे से ईस्टर एग में इस सीन में बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के ऑफिस का मैप लगाया हुआ है। 11th स्ट्रीट किड्स क्रिस को ट्रैक कर पाती है क्योंकि अंदर लगा हुआ है चिप, जो उसके अंदर लगाया गया था सुसाइड स्क्वाड मूवी के दौरान, जहां सारे सुसाइड स्क्वाड मेंबर्स को ऐसे चिप्स दिए गए थे अमेंडा वॉलर के द्वारा, ताकि कोई भी कुछ भी बदमाशी करे तो फिर अमेंडा स्विच दबाएगी और आदमी के छित्र उड़ जाएंगे। फिर होता है इस एपिसोड का सबसे इमोशनल और बेस्ट सीक्वेंस, जहां 11th स्ट्रीट किड्स क्रिस से बात करते हैं और अपना अपना कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। क्रिस को लगता है कि वो है मनहूस क्योंकि उसके इर्द गिर्द लोग मर जाते हैं। वो अपने भाई की मौत को रेफर करता है जिसे उसने गलती से मार दिया था। रिक फ्लैग जूनियर की मौत को भी रेफर करता है जिसे उसने सुसाइड स्क्वाड में मार दिया था। अपने पिता को उसने सीजन 1 में मारा था और फिर इस सीजन में उसके वजह से ऑल्टरनेट पीसमेकर की हो गई थी मौत, और फिर ऑल्टरनेट ऑगी भी मर गया और ऑल्टरनेट की भी घातक तरीके से इंजर्ड हो गया था पिछले एपिसोड के आखिरी पलों में। पर लियोटा ने एक स्टनिंग कमबैक में उसे बताया कि वो कितना स्पेशल है। एकेडमी नॉमिनी डेनियल ब्रुक्स का परफॉर्मेंस इस सीन में लाजवाब है, इमोशनल कर देगा आपको ये सीन। लियोटा अपनी मां अमेंडा वॉलर पर रेफरेंस देती है और पिछले सीजन के आखिरी पलों में क्रिस और ईगली के आइकॉनिक हक पर भी रेफरेंस देती है, जिसका एक नया वर्जन हमें यहाँ देखने को मिलता है जॉन इकोनॉमस और ईगली के बीच, जो भी बहुत इमोशनल था। एक और बड़ा सा मॉन्टेज सीक्वेंस देखने को मिलता है जहाँ कैमियो करते हैं एक और बैंड जो की है फॉक्सी शज़ाम ग्रुप, जिनका गाना ओ माय लॉर्ड इस सीजन के ओपनिंग सीक्वेंस में सुनने को मिलता है। और यही
वही गाना इस मोन्टाज में भी सुनने को मिलता है। इस मोन्टाज सीक्वेंस में विजिलेंटे करता है अपना बट डांस जो उसने सीजन 1 में भी किया था, और अल्ट्रा बनी भी दिखता है फिर से, जो है एक फिक्शनल यूनिवर्स कार्टून कैरेक्टर जिसका सिंबल क्रिएचर कमांडोज में फ्रैंकेस्टाइन के टी शर्ट में दिखा था, सुइसाइड स्क्वाड में रिक फ्लैग के टी शर्ट में भी दिखा था, एपिसोड 1 में लियोटा के गाड़ी में भी दिखा था। अब यहाँ एक और सिंबल दिखता है जो एमिलिया रखती है अपने टेबल पे। और फाइनली इस मोन्टाज सीन के दौरान 11 स्ट्रीट किड्स यानी कि क्रिस्टोफर, एड्रियन, एमिलिया, जॉन इकोनोमस, लियोटा, साशा बोर्डियो के साथ मिलकर खोलते एक कंपनी जिसमें उनके साथ देते हैं टिम मेडोज का किरदार लैंगस्टन फ्यूरी और न्यूटले का किरदार यूरो मास्टर। सब लोग रिक फ्लैग सीनियर से एग्री नहीं करते और करते हैं जेम्स गन का फेवरेट स्लो मोशन टीम वॉक जो वो अपनी हर फिल्म में अपनी कास्ट से करवाते हैं। इस नई कंपनी का नाम है चेकमेट। ये नाम भी कॉमिक बुक से लिया गया, जहां अमांडा वॉलर ने इस नाम का ब्लैक ऑप ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। दुनिया के लीडिंग स्पाई एजेंसी के हिसाब से बाद में इस ऑर्गेनाइजेशन में कई चेंजेस आए और मैक्सवेल लॉर्ड साशा खुद इस टीम का पार्ट रही है। चेकमेट ने महत्वपूर्ण रोल निभाया था इन्फिनिटी क्राइसिस और फाइनल क्राइसिस नाम के जस्टिस लीग इवेंट्स में, जहां मैक्सवेल लॉर्ड ने उसे वेपनाइज करके ओमेग बनाए थे जो थे साइबॉक्स, जिनका इस्तेमाल करके लॉर्ड मेटा ह्यूमंस को मारना चाहता था। तो इस ऑर्गेनाइजेशन की काफी बड़ी हिस्ट्री रही है जो कॉमिक्स में भी है। फाइनली फॉक्सी का टी शर्ट पहने हुए पीसमेकर को कर दिया जाता है किडनैप, जहां लेक्स के कंट्रोल सेंटर में रखे हुए पोर्टल से सैल्वेशन लैंड में क्रिस को पहुंचा दिया जाता है क्योंकि रिक को अपने बेटे का बदला लेना था। तो एट द एंड ऑफ इट ऑल ये सब कुछ बदला ही था। तो अब क्या होगा? गन ने प्रॉमिस किया है कि पीसमेकर के बाकी के दोस्तों के साथ बहुत जल्द दिखेगा डीसीयू में, जिसका इंतजार रहेगा। पीसमेकर सीजन 2 का रेटिंग मेरे लिए होगा 3.5 आउट ऑफ 5। अगर गन उतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते कि आ रहा है कैमियो चौंका देगा आपको, तो फिर ये एक परफेक्ट एंडिंग होता जो बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करता। एक बेहतरीन एपिसोड था ये, पर अगर आप सीजन 1 से कंपेयर करें जहां फोकस था पीसमेकर वर्सेस उसके पिता और मेन प्लॉट बटरफ्लाई एलियन प्रजाति वाला, इस सीजन में कोई कंसिस्टेंट कहानी नहीं थी। पूरा सीजन यहाँ वहाँ मंडरा रहा था। कभी यूनिवर्स एक्स पे फोकस होता है जिसकी कहानी को खत्म ही नहीं किया गया और डाल दिया गया सैल्वेशन लैंड को। बीच में गन रिक के बदले को भूल ही गए थे जो एक्चुअली इस सीजन का मेन प्लॉट निकलता है। पर गन की लिखावट ने बचा लिया उनकी ह्यूमर, कॉमेडी पे पकड़, अजीब किरदारों से प्यार, बॉलीवुड टाइप इमोशनल सीन्स, सब उनको बनाता है पक्का कमर्शियल मेकर। इसलिए क्रिस्टोफर स्मिथ का किरदार इतनी अच्छी तरह लिखा गया है क्योंकि अजीब किरदार से प्यार जो है गन साहब को। हालांकि पिछले सीजन के बीएफएफ्स विजिलेंटे और पीसमेकर को एक साथ मूवमेंट मिलता ही नहीं जो डिसअपॉइंटिंग था। इसके बावजूद एक एंटरटेनिंग सीरीज थी जिसे डीसीयू को हिलाया नहीं पर कनेक्ट तो किया है। टिम मेडोज का किरदार लैंगस्टन फ्यूरी और स्टीव एजी का किरदार जॉन इकोनोमस इस सीजन के सीन स्टीलर्स हैं, पर हर एक सपोर्टिंग किरदार डेनियल ब्रुक्स, जेनिफर हॉलैंड को शाइन करने का मौका मिलता है। जॉन सीना ने एज एन एक्टर ऊंची छलांग मारी है, पूरा हायरार्की बदल लिया है उन्होंने, 5 बार सलामी उनको। पर और विजिलेंटे कंटेंट होता तो मजा आ जाता। आपको कैसा लगा ये फिनाले कमेंट सेक्शन में बताओ। लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। पीसमेकर के सारे एपिसोड एक प्लेलिस्ट में रख दिए हैं। आखिर में और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का रिव्यू वीडियो भी आखिर में चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे डीसीयू रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट इन अ रिव्यू। नर्डी व्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView2001 में और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।